जिस प्रोजेक्ट ने दिल्ली को चेंज करके रख दिया, कौन सा प्रोजेक्ट आप समझ गए होंगे? दिल्ली मेट्रो। क्योंकि वो एक ऐसी जगह है वहाँ और कोई साधन है ही नहीं है। वहाँ पैदल ही जा सकता है आदमी या रिक्शा से जा सकता है, तो वहाँ तो मेट्रो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, आपने दिल्ली मेट्रो को भी शुरुआत में मना किया? क्योंकि एक गड्ढे से निकल के आप फिर दूसरे गड्ढे में नहीं जाना चाहोगे ना। बिल्डिंग, बहुत सारी बिल्डिंग डैमेज हुई, कोलैप्स हुई कि जब आप सड़क पे मेट्रो बनाने के लिए खुदाई करते हैं 60 फीट नीचे तक जाते हैं। तो कोलकाता मेट्रो के एग्जाम्पल की वजह से जब दिल्ली में आप आए तो लोगों में एंथुजियाज्म कम था और डर ज़्यादा था। लेकिन यहाँ कोई आदमी आज जो आ रहा है बाद में भी आएगा, सिर्फ उसका मोड चेंज होगा। करेक्ट। अभी जो आ रहा है वो बस से आता है, ऑटो से आता है, अपनी कार से आता है, बाद में वो मेट्रो से आने लगेगा। मेट्रो जब हमने बनानी शुरू की थी, हमारे पास कोई मॉडर्न मेट्रो बनाने की एक्सपर्टाइज नहीं थी। जेके सुपर पॉडकास्ट की जनता, फिर से आपका स्वागत है एक और आइकॉनिक एपिसोड में। आज का एपिसोड किस बारे में? आज का एपिसोड उस बारे में जिस प्रोजेक्ट ने दिल्ली को चेंज करके रख दिया। कौन सा प्रोजेक्ट आप समझ गए होंगे? दिल्ली मेट्रो। और आज जो व्यक्ति हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर मंगू सिंह। उन्होंने IIT रुड़की में एजुकेशन ली, अपनी इंडियन रेलवेज में काम किया और उसके बाद उन्होंने 11 से 12 साल DMRC को हेड करा। ही वॉज द एक्स MD ऑफ DMRC। DMRC क्या? वो कॉर्पोरेशन जो दिल्ली मेट्रो को चलाता है। दिल्ली मेट्रो क्या? आप जानते हैं, रोज ट्रैवल करते हैं, कभी नोएडा से गुड़गांव आते हैं, कभी गुड़गांव से भी नोएडा जाते हैं। ऐसी कमाल की मेट्रो सिस्टम जिसने देश का गेम चेंज कर दिया, दुनिया का गेम चेंज नहीं किया, दिल्ली का गेम चेंज किया। ऐसे मेट्रो सिस्टम के बारे में आज डिटेल में, इन डेप्थ, आप हो सकता है मेट्रो में बैठ के भी ये देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा डिटेल्ड इंटरव्यू पॉडकास्ट आपको YouTube पे दूसरा नहीं मिलेगा। तो जिस मेट्रो को आप रोज यूज करते हैं, आइए उसके बारे में आज जानते हैं डिटेल में, डेप्थ में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। पहले तो मैं आपको, जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, आपके प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मेरे दिल से सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी समस्या बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट की है, इधर से उधर ट्रैवल करने की है, और इस ट्रैवल की समस्या को आपने और आपके साथ कुछ कलीग्स ने ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। तो सर आपको पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना बड़ा काम किया। दूसरा, थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर जेके सुपर पॉडकास्ट के ऊपर। थैंक यू। मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे आपने इस पॉडकास्ट में बुलाया आज। सर शुरू से शुरू करते हैं, आपकी जर्नी के बारे में शुरू करते हैं। आप IIT रुड़की गए जी। कैसी थी सर वो जर्नी? क्या रहा आपका IIT का सपना, आपने कैसे देखा? क्योंकि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो थोड़ी डिफिकल्ट अपब्रिंगिंग थी और फार्मर फैमिली से थे सर आप। बिल्कुल। जी सर बताएं। सही मायने में बताया जाए तो IIT के बारे में हमको कुछ पता ही नहीं था। जैसा आपने बताया एक ऐसी बैकग्राउंड से, मैं जिस गांव में पैदा हुआ था उसमें तो प्राइमरी स्कूल भी नहीं था तब। और क्लास 6 में जब मैं गया, पहले तो घर पे ही पढ़ाई हुई, तो 6.5 किलोमीटर डेली, मैं 9.5 साल का उस टाइम था, 6.5 किलोमीटर रोज पैदल चल कर जाना होता था। तो इस तरह की जर्नी थी। और 12th करने तक कभी नहीं सोचा था कि इंजीनियरिंग भी कुछ होती है। और फिर वहीं पे मैंने BSc किया, BSc में एडमिशन लिया। BSc कंप्लीट करने के बाद रियलाइज हुआ कि अब क्या करेंगे। अच्छा। तो कुछ वेल विशर्स थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं इंजीनियरिंग के लिए ट्राई करते। और आपने देखा होगा जो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए कोशिश करते हैं तो कई तरफ एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। और मैंने सिर्फ एक रुड़की का, जो हमारे नियरेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज था हमारे पास, वहाँ से जी, मैंने उसमें अप्लाई किया और सिलेक्शन भी हो गया। और यहाँ तक देखिए कि उसका रिजल्ट निकलने के बाद भी ये विश्वास नहीं था कि वो सिलेक्शन हो गया। कई दिन तक उसका रिजल्ट देखने भी नहीं गए। ये आज की तरह नहीं है कि वेबसाइट पर मिल जाता है। जी। उन दिनों न्यूज़पेपर में रिजल्ट निकला करता था जी। और आपको स्पेसिफिकली वो एडिशन में जाके देखना होता था, रोल नंबर से पूरा कुछ रोल नंबर से। उस पूरे एरिया में ये चर्चा थी कि हाँ, नजीबाबाद से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सिर्फ 2 बच्चों का? हाँ, ऐसे ही होता था ना। हाँ। रुड़की पूरा 2 का सिलेक्शन हुआ। एक तो सो है, दूसरे का पता नहीं कौन है। तो 8-10 दिन बाद मैं गया, जाके मैंने देखा तो मेरा नाम था उसमें। तो खैर बहुत खुशी हुई।
लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हाँ। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरे ग्रैंडफादर, वो इंटरेस्टेड नहीं थे भेजने में। आईआईटी में सिलेक्शन होने के बाद नहीं भेजना चाहते थे आपको? क्या पता बेचारों को क्या होता है आईआईटी। हाँ। उनका कहना था कि हमारे परिवार में एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ है, मैं अपनी जनरेशन में सबसे बड़ा था। अच्छा। तो उनका कहना था एक बच्चा बड़ा होके निकला है, हम उसको घर से बाहर कैसे भेज दें। और जो वेल विशर्स थे, रिलेटिव्स थे, उनके समझाने बुझाने के बाद में अल्टीमेटली वो एग्री हुए और इस तरह से मैं रुड़की यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, एडमिशन ले लिया। 6 तक आपने स्कूल ही नहीं देखा था? ना, 6 तक क्योंकि नियरेस्ट प्राइमरी स्कूल जो है जी, वो 3.5 किलोमीटर था। अच्छा। तो उससे पहले गांव में घर पे ही एक ट्यूटर रखा हुआ था, घर पे वो पढ़ाते थे जी। और फॉर्मली क्लास 5th का एडमिशन के लिए उस प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करवाया था 1 साल पहले जी। पर अदरवाइज सीधे जो क्लास 6th में एडमिशन हुआ सीधे जाके वहाँ। तो फिर अब आप आईआईटी रुड़की चले गए? जी। तब आपकी आईआईटी की एजुकेशन पूरी हो रही है सर, आपने आईआईटी कर लिया। आपने कौन सी इंजीनियरिंग करी सर? मैं सिविल इंजीनियर। आपने सिविल इंजीनियरिंग करी। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद अब आप जब आईआईटी से बाहर आए तो आपकी पहली जॉब क्या थी? सरकारी ही जॉब थी पहली? देखिए, आईआईटी रुड़की जो है उन दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की हुआ करती थी, आईआईटी अब बाद में बनी है। और वहाँ डे 1 से ही सिखाया जाता था कि आपका एम अल्टीमेटली इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स है। अच्छा। हाँ, आपको इंजीनियरिंग सर्विस में जाना है। हाँ। और उसी तरह से सब फाइनल ईयर के बाद में सब तैयारी करनी शुरू कर देते थे जी। और लेकिन मेरे लिए एक एक्सक्यूज़ था फर्स्ट ईयर में। हाँ। मेरी फाइनल रिजल्ट निकलने के 15 दिन के अंदर ही मेरी शादी हो गई थी। फर्स्ट ईयर में ही आपकी शादी? नहीं, फाइनल रिजल्ट। अच्छा। हाँ। रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर मेरी शादी हो गई थी। तो आई हैड दैट एक्सक्यूज कि भाई इस साल मेरा अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। तो मैं बड़ा कैजुअल था और मैंने कैजुअली इंजीनियरिंग सर्विसेज का कंपटीशन उसका एग्ज़ाम दिया। बहुत अच्छे से, कोई ख़ास तैयारी नहीं हुई। और शादी के 20 दिन के अंदर ही वो एग्ज़ाम भी था, तो ऐसा भी नहीं था कि कोई टाइम था। लेकिन वो फाइनली उस लिस्ट में भी नाम आ गया ग्रुप ए सर्विस में। तो फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ा कि हाँ ये तो किया जा सकता है। तो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्योंकि वहाँ रैंक के बेसिस पे आपको डिपार्टमेंट मिलता है जी, मुझे सेंट्रल वाटर कमीशन मिला। और इस तरह से मैंने पहली नौकरी दिल्ली में सेंट्रल वाटर कमीशन में शुरू की थी, आर.के. पुरम में जिसका ऑफिस हुआ करता था। सर छोटे से बारे में जानना चाहूँगा, वहाँ आपका क्या काम होता था? ग्रेट, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। तो वहाँ जब उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें पोस्ट थी असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा। तो ऐसा लगता था कि आपने क्या पा लिया है। और जब वहाँ गए पहले दिन जाने के बाद पता लगा कि ये तो ठीक नहीं है, इसके तो और आगे कुछ करना पड़ेगा। वहाँ हालत ये है, ग्रुप पे या क्लास 1 ऑफिसर्स की जो सिचुएशन है वहाँ, आपको एक टेबल और चेयर मिल गई तो आप पक्का नहीं है कि वो चेयर आपकी है। अच्छा। अगर आप थोड़ा सा इधर उधर कहीं निकल गए तो उसको चेयर को खींच के कोई उस पर जाके बैठ जाएगा। अच्छा। तो इसलिए डिसाइड ये किया कि भाई फिर से तैयारी करनी पड़ेगी और इस रैंक को इम्प्रूव करना पड़ेगा और अच्छे डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। फिर दोबारा एग्ज़ाम दिया, तब जाके नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो पोजीशन ठीक हुई और रेलवे मिली। अब आपकी रैंक बहुत बेहतर हो गई और अब रेलवे में चले गए। अब आप रेलवे में कहाँ गए सर, कहाँ पोस्ट हुए और क्या आपने जॉब से शुरू किया? ग्रेट, बहुत अच्छी बात जी। रेलवे में पहले 2 साल जो होते हैं जी, वो प्रोबेशनर कहते हैं वहाँ। ठीक है। 2 साल आपको ट्रेनिंग दी जाती है रेलवे की। जी। क्योंकि रेलवे एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको कॉलेज में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है जनरल, ठीक। बट रेलवे का स्पेसिफिक जो वहाँ की ज़रूरत है उसके बारे में कोई ख़ास नहीं पढ़ाया जाता है। तो आपको 2 साल की ट्रेनिंग, जिसमें क्लासरूम ट्रेनिंग है, बड़ौदा है हमारे रेलवे स्टाफ कॉलेज उन दिनों हुआ करता था, आजकल उसको नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे बोलते हैं। बाय द वे नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे ने भी मुझे डिस्टिंग्विश अलमनाई का अवार्ड दिया था। अच्छा। तो
वो ट्रेनिंग आप 2 साल करिए और वो मेरे ख्याल में लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट होता था। क्यों कहेंगे सर आप ऐसा? क्योंकि आप क्लास 1 ऑफिसर हैं, आपको सारी फैसिलिटी हैं, आपका स्टेटस वही है, आप जहाँ जाइए आप सब जगह, किसी रेलवे स्टेशन में जाइए, गेस्ट हाउस में जाइए, किसी ऑफिस में जाइए, तो आपको पूरी रेस्पेक्ट मिलेगी, पूरी सारी फैसिलिटी मिलेंगी जी। और जिम्मेदारी कुछ नहीं। तो इसलिए मैं बेस्ट पार्ट बोल रहा हूँ। और बड़ी रिग्रेस 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको फिर प्रॉपर पोस्ट मिलती है। तो वो पहली पोस्ट मिली मुझे, एक जगह है अंडाल, आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, सर्च करेंगे तो मिलेगा भी नहीं शायद। और रेलवे के लिए अंडाल एक बहुत बड़ी जगह है। क्यों? अंडाल दुर्गापुर के पास है, आसनसोल डिवीज़न में आती है जी। और वहाँ रेलवे का बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है। उन दिनों वहाँ कम से कम 10,000 एम्प्लॉय रेलवे के वहाँ होते थे। और वहाँ से मैं तब की बात बता रहा हूँ, तब 24-25 फुल रेक कोयले की वहाँ से बन के चलती थी। आसपास इतनी कोल माइंस हैं, रानीगंज, जारिया, वो सुना होगा ना आपने, रानीगंज वो एरिया जी। तो वहाँ से कोयला निकलता था, वैगन्स में भर के आता था, और वहाँ यार्ड में फिर वो पूरी रेक बनती थी, वहाँ से वो बन के निकलती थी। तो इसलिए वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है और बड़ी टफ पोस्टिंग भी मानी जाती है। स्टार्टिंग में जैसे ही कोई असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट वहाँ होती है, बाय चांस मेरी पोस्टिंग जुलाई में हुई। और उन दिनों वो साइडिंग्स होते हैं, जो ब्रांच लाइनें होती हैं जिससे कोल आता है, वो बड़ी ऐसी अनइम्पॉर्टेंट लाइन टाइप की उनको माना जाता है। अनइम्पॉर्टेंट फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू कि उसमें इनपुट तो जाती नहीं मेंटेनेंस की, पर उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक दिन एक रेक नहीं निकली वहाँ से तो प्रोडक्शन उतना ही कम हो गया, सफ़र हो गया। तो उस पर नज़र तो रहती थी रेलवे बोर्ड से कि कहाँ कितना आउटपुट निकल रही है, पर इनपुट होती नहीं थी। तो उसमें हर रोज़ कहीं कोई डिरेलमेंट हो रहा है, कहीं कोई वैगन कैप्साइज हो जा रहा है। तो इस तरह की बड़ी सीरियस प्रॉब्लम, बड़ी टफ वो जगह मानी जाती थी। तो शुरू की पोस्टिंग में थोड़ा टफ रगड़े गए अच्छे से, तो अच्छा हुआ। तो सर फिर अब आपका ये इंडियन रेलवे में, जब आप इंडियन रेलवे से आपका ट्रांजिशन हुआ डीएमआरसी की तरफ, तो इंडियन रेलवे पे आप किस पोस्ट पे रिटायर किए और डीएमआरसी जाने से पहले आपका लास्ट जॉब क्या था और लास्ट में आप क्या कर रहे थे? इनफैक्ट डीएमआरसी आने से पहले एक और एक जॉब स्टेप था, एक नहीं, रेलवे में ही एक स्टेप और था जी। रेलवे उन दिनों कलकत्ता मेट्रो बना रही थी। जो दिल्ली मेट्रो से उसका सेटअप अलग है। कलकत्ता मेट्रो जो है वो इंडियन रेलवे का ही पार्ट है। वो उन दिनों एक डंप प्लेस माना जाता था। किसी ऑफिसर को अगर पनिश करना है या ख़राब पोस्ट पे भेजना है तो उसको कलकत्ता मेट्रो में पोस्ट कर दीजिए। क्यों सर ऐसा? क्योंकि वो एक ऐसी प्रोजेक्ट थी जो 16 किलोमीटर की लाइन बनाने में 25 साल लगे। 1970-71 में चालू हुई, 96 में वो मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 70-71 में जी। 96 में जाके फाइनली वो लाइन कंप्लीट हुई। और आप कितने साल थे वहाँ पे? मैं 89 से 96 लास्ट के 7 साल रहा। अच्छा, 89 आप कंप्लीट करके निकले वहाँ से? मैं वो थोड़ी सी कहानी बताता हूँ जी। तो जब मेरी पोस्टिंग वहाँ हो गई जी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वहाँ ना जाऊँ। तो ये शुरुआत है मेरी मेट्रो में मैं कैसे आया। ठीक, मेट्रो सेक्टर में मैं ना चाह के भी, मैंने कभी चाहा नहीं कि मैं मेट्रो सेक्टर में जाऊँ। डेस्टिनी है, बताइए, आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार तो मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा ट्रांसफ़र ईस्टर्न रेलवे से कलकत्ता मेट्रो में रुक जाए किसी तरह, जितनी जो पॉसिबल हो सकता था, इंक्लूडिंग जो भी प्रेशर लगाना था मैं लगाया, पर वो बात बनी नहीं। मुझे जाके वहाँ ज्वाइन करना पड़ा। और ज्वाइन करने के भी इनिशियल 1-2 महीने में बहुत फिर भी कोशिश करता रहा, क्योंकि वो इतनी फ्रस्ट्रेटिंग पोजीशन थी वहाँ कि जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया था तो उन दिनों लॉकआउट चल रहा था। आपने दुनिया में कहीं किसी प्रोजेक्ट में लॉकआउट नहीं सुना होगा, प्रोजेक्ट में नहीं सुना होगा, फैक्ट्री में लॉकआउट हो सकता है। मतलब शटडाउन, लॉकआउट इन द सेंस दी जो लेबर यूनियन वहाँ वर्कर्स की लेबर यूनियन थी, कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्कर्स की, उनमें और कॉन्ट्रैक्टर में डिस्प्यूट हुआ एंड देन गवर्नमेंट इंटरवीन की वहाँ, जो स्टेट गवर्नमेंट, और वो फिर लॉकआउट डिक्लेयर हो गया। और मतलब नो वर्क। अब आप ऐसी किसी पोजीशन में चले जाओ जहाँ कोई काम नहीं है, फ्रस्ट्रेटिंग ही तो है। बिल्कुल ठीक बात। तो खैर वो सिचुएशन इम्प्रूव हुई,
1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद। 1.5-2 साल तक काम ही नहीं हो रहा था वहाँ पे? हाँ, तो आप अगर ऑफिस जाते थे तो आपकी दिनचर्या क्या रहती थी? कूड़ा साफ करना। कूड़ा साफ से मेरा मतलब है गवर्नमेंट जॉब में बहुत कूड़े होते हैं जी। इन द सेंस कि जो आदमी पहले काम करके गया है, हाँ, वो बहुत सारी चीज़ें छोड़ गया, जो डिफ़िकल्ट जॉब्स हैं छोड़ गया, हाँ, जो पेपर वर्क है जी, जैसे हमारे अगर सिविल इंजीनियरिंग में बात करें तो एक आदमी कॉन्ट्रैक्टर से काम तो करवा के चला गया, लेकिन उसके जो फाइनल बिल्स हैं, उसके जो क्लेम्स हैं, उसके जो डिस्प्यूट्स हैं, वो पीछे छोड़ गया, उसको हम कूड़ा कहते हैं। अच्छा। तो जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया था तो वहाँ मेरे हिस्से में 100 फाइनल बिल आए जो कि पेंडिंग पड़े हुए थे, 100 बिल कॉन्ट्रैक्टर्स के जो मुझे फाइनल करने थे जी। और सब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, सिंपल नहीं थे, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, या तो कुछ क्लेम्स थे, डिस्प्यूट्स थे, इस तरह की, मतलब एक एक बिल को क्लियर करने में अच्छा समय लग जाता अच्छा समय लगता था, बिल्कुल, बहुत वो थोड़ा सा टेक्निकल है वो सब बताने में। जी जी, ठीक। पर वो सब जब हमने ये रियलाइज़ किया आप यहाँ रहना है और मुझे बोला गया कि आप यहाँ से तब तक नहीं निकल सकते जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक। और मैं सिर्फ डिप्टी चीफ इंजीनियर उस टाइम पे था, नॉट अ वेरी बिग पोजीशन, बट बहुत इम्पोर्टेंट। तो फिर उसमें जी जान से लगे। और मैं अगर एक थोड़ा सा इनपुट ये दूं कि 1971 से लगा के 92 तक, 71 से 92 तक जो प्रोजेक्ट का टोटल एक्सपेंडिचर था वो करीब 800 करोड़ था जी, और फाइनली जो कंप्लीट हुई वो 1600। ठीक। तो 92 तक 800 करोड़ खर्च हुआ, और 92 से 96 जो बाद में कंप्लीट किया फिर 800 करोड़ और हुआ। तो वो दिखाता है कि कैसे काम हुआ उस पीरियड में, 4 सालों में कितना फास्ट काम हुआ, कितना फास्ट हुआ। हमारा तो एफर्ट था ही था, पर मुझे लगता है गवर्नमेंट ने भी डिसाइड कर लिया था कि अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। वो 25 साल क्यों लगे उसके बहुत कारण हैं, बीच बीच में कई ऐसी स्टेज आई, गवर्नमेंट ने ये सोच लिया, डिलेमा में रहा, करें कि ना करें, कि बीच में छोड़ दें, तो फंड नहीं मिलते थे, कभी प्रोजेक्ट को जिंदा रखने के लिए थोड़ा थोड़ा फंड देते रहते थे। पर बाद में ये पोजीशन आ गई कि हमने जितना फंड मांगा कंप्लीट करने के लिए, गवर्नमेंट ने फिर दिया सारा कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से 96 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुई और मैं फिर वापस ट्रांसफर मैं वापस फिर दिल्ली नहीं आया। तो क्योंकि एक गड्ढे से निकल के आप फिर दूसरे गड्ढे में नहीं जाना चाहोगे ना। तो मैंने कहा, मुझसे कहा गया दिल्ली मेट्रो आओगे क्या? तो मैंने कहा जी एक गड्ढे से निकल के मैं फिर दूसरे में क्यों जाऊँ। अच्छा, आपने दिल्ली मेट्रो को भी शुरुआत में मना किया? बिल्कुल नेचुरली। जो आप ऑर्गेनाइज सर्विस में है, इंडियन रेलवे में है, करेक्ट, तो ऑर्गेनाइज सर्विस में जो आदमी होता है उसकी एक इच्छा होती है कि वो वहीं पे रहे। दिल्ली मेट्रो एक नई बन रही थी, कुछ अनसर्टेनिटी थी, होगी नहीं होगी क्या पता है, तो वो रिस्क क्यों लें। आप एक ऑर्गेनाइज सर्विस में हैं, प्रॉपर हैं, आपका ऑटोमेटिक प्रमोशन होते जाएंगे, आप डिप्टी चीफ इंजीनियर से चीफ इंजीनियर बनोगे, डीआरएम बन सकते हो, जी मतलब वो तो एक ऑटोमेटिक है ना। तो वह क्यों छोड़ के उसको जाना चाहोगे। और इसकी हर एक पोजीशन इतनी लुभावनी है रेलवे की, नेचुरल, हर किसी के अपने पर्स हैं, हर किसी की अपनी लाइफस्टाइल है, बहुत ही बढ़िया है। तो वापस मैं फिर कलकत्ता मेट्रो से मैंने कहा जी मुझे ईस्टर्न रेलवे दीजिए, जिससे मैं ओरिजिनली ईस्टर्न रेलवे से था। तो मुगल सराय में मैं पोस्ट किया गया जी, सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन पोस्ट बोलते हैं वहाँ, डिवीजन में इंजीनियरिंग का जो एक हेड होता है, और बड़ा सा बंगलो, पूरा जो स्टाइलिश तामझाम जी। फिर यहाँ के लिए जब बात आई जी, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ क्लिक की कि वहाँ मुगल सराय में बच्चों की एजुकेशन का कुछ नहीं था, मतलब एकदम नील थी जगह। तो वो एक कंसिडरेशन था, मैंने रियलाइज किया कि बेटर है अगर यहाँ से निकल के और हम किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ बच्चों को थोड़ी एजुकेशन ठीक से मिल जाए। ठीक। तो जब ये दिल्ली की बात आई, दिल्ली मेट्रो की, कि चूँकि मेरा कलकत्ता मेट्रो का एक्सपीरियंस था और यहाँ ज़रूरत थी, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ ज्वाइन करूँगा। हाफ हार्टेडली मैंने अप्लाई किया, आ गया यहाँ। और एक और थोड़ा सा अट्रैक्शन था कि मुझे यहाँ 2 साल पहले प्रमोशन मिल जा रहा था। मैंने इनिशियल 97 में एज ए चीफ इंजीनियर ज्वाइन किया जी। तो एक्चुअली 14.5 ईयर्स की सर्विस के बाद मुझे यहाँ
चीफ इंजीनियर एसएजी ग्रेड बोलते हैं, वो मिल गया। चीफ इंजीनियर आप बन गए यहाँ पे, चीफ इंजीनियर बन के आपने डीएमआरसी को ज्वाइन किया 97। सर एक छोटा सा प्रोग्रेशन समझना चाहता हूँ कि चीफ इंजीनियर के बाद आदमी क्या बनता है डीएमआरसी के अंदर? जो कॉरपोरेशन होते हैं जी, गवर्नमेंट तो डिपार्टमेंट जैसे रेलवे वगैरह वहाँ तो अलग है सिस्टम। कॉरपोरेशंस में होता है चीफ इंजीनियर के बाद नेक्स्ट लेवल आपका डायरेक्टर है, डायरेक्टर, और फिर एमडी हैं। अच्छा, लेकिन कॉरपोरेशंस में ये प्रमोशंस ऑटोमेटिक नहीं होते हैं। तो डायरेक्टर की जो पोजीशन है वो इज ओपन टू ऑल। कोई भी जो स्किल, जो बेस्ट सूटेबल आदमी लगा, किसी को भी बनाया जा सकता है, किसी को भी बनाया जा सकता है। जैसे रेलवे में क्या आप प्रमोशन होके ऊपर आते जाते हैं, इसमें ऐसे नहीं होता है। ऐसी डायरेक्टर से एमडी के लिए, एमडी भी ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टर से प्रमोट हो जाओगे, उसके लिए फिर से सिलेक्शन होगा, एप्लीकेशन कॉल की जाएंगी और कोई भी अप्लाई कर सकता है। और अगर आप में काबिलियत है तो आप चीफ इंजीनियर से डायरेक्ट एमडी भी बन सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एज ए चीफ इंजीनियर ज्वाइन किया। कौन सा साल है सर ये? 97 नवंबर 97 में आपने एज ए चीफ इंजीनियर ज्वाइन किया। तब आप चीफ इंजीनियर हैं। डायरेक्टर कौन थे तब? कुछ दिन तक कोई डायरेक्टर नहीं थे। अच्छा। एक्चुअली इनिशियल टीम जो थी, श्रीधरन साहब जी एमडी थे, वो एमडी थे जी, और 3-4 चीफ इंजीनियर लेवल के लोग थे। अच्छा, ये इनिशियल टीम ये थी शुरू में। नवंबर में ही उन्होंने ज्वाइन किया था श्रीधरन साहब ने। ठीक। अगले साल 98 मई जून में जाके एक डायरेक्टर पोस्ट हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये शुरुआत हुई दिल्ली मेट्रो में आने की। और अब जब दिल्ली मेट्रो की हम बात करते थे, जिस डिपार्टमेंट के पास जाते थे, क्योंकि आप इस तरह की प्रोजेक्ट शहर में जी, आप अपने आप नहीं जाके बना सकते, आपको लोगों का बहुत कोऑपरेशन चाहिए, बाकी डिपार्टमेंट्स का चाहिए, कॉरपोरेशन का चाहिए, पुलिस का चाहिए, सबका चाहिए। आप कैसे करेंगे जी। तो हम जिसके पास जाते थे, तो कलकत्ता मेट्रो का जो बैगेज है वो हमको तंग करता था। मतलब सबसे पहला रिएक्शन सबका यही होता था कि अच्छा दिल्ली को भी ऐसी खोद के डालोगे। क्योंकि कलकत्ता मेट्रो जैसे मैंने बताया है 25 साल लगे 16 किलोमीटर की लाइन को, और 16 किलोमीटर 25 साल में पूरा शहर की जो मेन आर्टेरियल रोड है वो खुद ही पड़ी रही। ट्रैफिक में लोगों को दिक्कत हुई, डाइवर्सन्स हुए, बड़े सारे यूटिलिटी के डिसरप्शंस हुए, कि पावर सप्लाई, पानी की सप्लाई, मतलब पूरे 25 साल में बहुत शहर को लोगों ने बहुत ज़्यादा वहाँ इनकन्वीनियंस फेस की। जो कुछ भी रॉन्ग हो सकता था कलकत्ता में वो हुआ। प्रोजेक्ट डिले हुई, इतनी प्रोजेक्ट कॉस्ट 150 करोड़ से 1600 करोड़। तो जो कुछ भी वहाँ बिल्डिंग, बहुत सारी बिल्डिंग डैमेज हुई, कोलैप्स हुई, कि जब आप सड़क पे मेट्रो बनाने के लिए खुदाई करते हैं, 60 फीट नीचे तक जाते हैं, तो उसके पास की जो बिल्डिंग है वो थोड़ी डैमेज हो सकती हैं, सेटलमेंट होते हैं। तो जो भी हो सकता था वो वहाँ हुआ। तो कोलकाता मेट्रो के एग्जाम्पल की वजह से जब दिल्ली में आप आए तो लोगों में एंथुजियाज्म कम था और डर ज़्यादा था। लेकिन मैं सब लोगों को ये बताता था कि वो जो एक्सपीरियंस है वहाँ का, वो खराब एक्सपीरियंस तो है पर बहुत वैल्यूएबल है, बहुत सिखा गया। मैं ये वादा करता हूँ कि जो कुछ वहाँ हुआ यहाँ नहीं होने दूंगा। तो उससे कॉन्फिडेंस आता था जी। जैसे इनकन्वीनियंस की बात है जी लोगों में। अब आप किसी के घर के सामने, सपोज आप सुबह सुबह उठें, आपने घर का दरवाज़ा खोला, गेट खोला, पता लगा आपके घर के बाहर खुदाई हुई पड़ी है। वो कोई आया, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई एजेंसी पानी की वाटर लाइन डालने के लिए या पावर केबल डालने के लिए उसने खोदा, आपको पता नहीं है। अब आपकी रिएक्शन क्या होगी? यू विल फील रियली बैड। करेक्ट। आपको बेचैनी होगी कि भाई पता नहीं कितने दिन खुदा रहेगा, मुझे कितने दिन इसके लिए इनकन्वीनियंस होगी। तो हमने सबसे पहला काम तो ये किया कि लोगों के पास हम जाते थे, जिस एरिया में जो काम करना हमको, हम लोगों के साथ पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम करते थे, इनवाइट करते थे लोगों को, जो पब्लिक उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ के, और उनको हम बताते थे कि भाई हम आपके यहाँ ये काम करेंगे, इतने दिन आपको इनकन्वीनियंस रहेगी, इतने दिन ट्रैफिक का डाइवर्सन ये वाला हम उधर से डाइवर्ट करेंगे, और इतने दिन आपको निकलने में, आने जाने में दिक्कत होगी, पर हम ये रेस्टोर एज इट इज़ इसका या इससे भी अच्छे तरीके से हम कर देंगे इस डेट में।
तो एक तो वो लोगों को अपने साथ लेके चलना, और फिर जो आपने कमिट किया, अगर हमने कहा कि ये जो आपको इनकन्वीनियंस है वो हफ्ता भर है और हफ्ते के बाद आपको वो एज इट इज़ मिल जाएगी, तो वो अगर आप एक फुलफिल करते हैं तो फिर आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है, और फिर लोग आपके साथ आने को तैयार होते हैं। और लोगों को क्योंकि आपने प्रोग्राम में लिया तो लोग ऐसा महसूस करते हैं रादर देन कि उनके साथ कुछ हो रहा है, उन्हें लगता है कि वो अब देश के लिए कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, उनका भी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, जिस तरह की वो अगर वो थोड़ा सफर कर रहे हैं तो देश के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ। कनॉट प्लेस आप लोगों को नहीं मालूम होगा। हाँ। कनॉट प्लेस जो एरिया है उस पीरियड में 95, 96, 97, 98 में वो एक्चुअली डेड हो जा रहा था वो एरिया। कनॉट प्लेस और उसके आसपास के जितनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो देवर गोइंग डाउन एक्चुअली। क्यों सर? और उसके कॉस्ट पे गुड़गांव और नोएडा बढ़ रहा था, क्योंकि एक्सेस की प्रॉब्लम थी, ट्रैफिक की प्रॉब्लम थी, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी, वहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम कनॉट प्लेस में। और गुड़गांव में उससे अच्छी जगह, उससे अच्छे मॉल और उससे अच्छी कॉमर्शियल स्पेस मिल जा रही थी एट मच चीपर रेट जी। तो गुड़गांव नोएडा बढ़ रहे थे और कनॉट प्लेस नीचे जा रहा था। तो जब ये पता लगा वहाँ कि यहाँ मेट्रो बनेगी तो तुरंत दिमाग में वही बात आई जैसे कलकत्ता वाली कि अच्छा ये तो इतना दिन खुदा पड़ा रहेगा यहाँ और गया तो और चला जाएगा, हम तो बिल्कुल बैठ जाएंगे। तो न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन एक है वहाँ, बड़ी पावरफुल बॉडी है। वो लोग हमारे पास आए, गवर्नमेंट को भी उन्होंने कंप्लेंट की कि जी यहाँ से मेट्रो नहीं जानी चाहिए, कहीं और से ले जाओ निकाल के। अच्छा, उनके हिसाब से कनॉट प्लेस में मेट्रो ही नहीं होती, होनी नहीं चाहिए, राजीव चौक ही नहीं होता, होना ही नहीं चाहिए। और बड़े हायर लेवल पे मीटिंग हुई और हमने उनको पूरा सारा समझाया कैसे हम प्रोजेक्ट को करेंगे, कैसे आपको इनकन्वीनियंस नहीं होने देंगे, एक दिन भी ट्रैफिक आपका बंद नहीं होने देंगे। क्योंकि उनको भी पता था कि जैसे राजीव चौक जैसा स्टेशन, अंडरग्राउंड स्टेशन, बड़ा ह्यूज स्टेशन, आप अंदर गए तो देखा होगा। तो जब पीक पे जब वो बन रहा था, काम चल रहे थे, मैं उन दिनों चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर था उसे। अच्छा। तो 500 ट्रक मिट्टी रोज निकलती थी वहाँ से। तो आप ये समझिए 500 ट्रक निकलना रोज, वहाँ जाएंगे 500 ट्रक निकालना, पहले 500 ट्रक का वहाँ होना 500 ट्रक का अपने आप में इतना, और उसके फिर पैरेलल उसके इक्वलेंट या उसी के करस्पॉन्डिंग आपको फिर जो है इक्विपमेंट ले जाने, वहाँ कंक्रीट ले जाना, और जो मटेरियल है, स्टील है, स्ट्रक्चरल है, रॉड है, इतनी सारी चीज़ें, तो उनका मूवमेंट। तो एक तो ये मूवमेंट हो गया और बाकी मूवमेंट जो बाकी एक्टिविटीज़ का, तो बोला हमारे तो लोगों के लिए जगह ही नहीं रहेगी, जगह ही नहीं, समय ही नहीं। तो हमने कमिट किया कि ये हमारी सारी एक्टिविटी रात 11 से सुबह 5 के बीच होंगी। अच्छा, आप लोगों ने दिन में काम ही नहीं किया? वहाँ नहीं किया। मतलब नो मूवमेंट आउटसाइड, अंदर में काम होते थे, काम करते थे आप? हाँ, अंदर ही काम होते थे, बाहर में कोई कुछ नहीं होता। सर, आप भी जब इस जीवन में थे, अभी पूरी रात जगते थे? नहीं, मैं क्यों जगूंगा? काम कराने वाले हैं, कभी जरूरत है तो जरूरत है। जी। बट प्लान कर दिया आपने तो काम कर रहे हैं। जी। तो इस तरह से हमने उनको कहा। फिर उन्होंने कहा नहीं जी ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन स्टेज में तो चलिए, आप बोल रहे हो, हम आपकी बात मान लेते हैं, पर पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पर जब आपका स्टेशन बन जाएगा और यहाँ 5 लाख लोग आएंगे, तो हमारे तो सारा एरिया कंजेस्टेड हो जाएगा, लोग फुटपाथ पे जगह नहीं मिलेगी और पूरा क्राउडेड हो जाएगा, तो हमारी तो बिजनेस फिर भी नहीं चलेगी। फिर हमने उनको एक्सप्लेन किया कि देखिए, यहाँ कोई आदमी आज जो आ रहा है बाद में भी आएगा, सिर्फ उसका मोड चेंज होगा। करेक्ट। अभी जो आ रहा है वो बस से आता है, ऑटो से आता है, अपनी कार से आता है, बाद में वो मेट्रो से आने लगेगा जी। तो आपके एरिया का डिकंजेशन होगा। उनको हमने एक्सप्लेन किया, तो चलिए उनकी समझ में बात आई, हमारी बातों से वो सहमत हो गए। उन्होंने काम अलाउ किया, कंस्ट्रक्शन चालू हो गए। जब मेट्रो चालू हो गई उसके 1 साल के अंदर ही इन लोगों ने बैठ के स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और दे पर्सनली मेरे पास आके थैंक कहा कि हमको आज भी याद है आपने जो बोला था, क्योंकि कनॉट प्लेस फिर से रिवाइव होने लगा, फिर से वहाँ बिजनेस रिवाइव होने लगी और जो कॉमर्शियल एरिया वहाँ के वो बढ़ने लगे। तो ये इस तरह की बहुत एग्जाम्पल्स हैं वहाँ। सर और बताइए, मैं तो बहुत अच्छा लगा एग्जाम्पल सुन के। और कोई एग्जाम्पल बताइए इस तरह। एक और एग्जाम्पल मैं अगर आपको, आप कभी चावड़ी बाज़ार गए सर? नहीं, चावड़ी बाज़ार बाहर निकल के देखा? नहीं सर। हाँ,
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक दिन आप चावड़ी बाजार जाइए हाँ, और ज़रा बाहर निकल के देखिए, हाँ, क्योंकि अंदर से तो स्टेशन आपने देख लिया जी, वो तो एकदम मॉडर्न एकदम जी, बढ़िया जी, से है। जी, जब आप बाहर निकलोगे तो पता लगा आप 18वीं शताब्दी में आ गए। हाँ, वही पतली पतली गलियां हैं वहाँ, हाँ, और कितने ओवरहेड आपके केबल्स केबल्स हैं, हैं। तार हैं, मतलब बिल्कुल जाल सा लगा हुआ है। चांदनी चौक में भी तो चांदनी चौक तो थोड़ा ठीक है, जी। आप चावड़ी बाजार जाइए। इससे भी बुरा हाल हाँ, है। चावड़ी बाजार जाइए ना, हाँ, तो वहाँ उस जगह आपके कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट कैसे जाएंगे। वहाँ से जैसे मैंने बताया है हर रोज़ 400-500 ट्रक मिट्टी निकलनी है, वो निकल के कहाँ ट्रक वहाँ जाएंगे। तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ मेट्रो का स्टेशन नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं बन सकता है, क्योंकि वहाँ जाने कोई जगह नहीं है, स्पेस ही नहीं है वहाँ। हाँ, सामान रखने को तो जगह है ही नहीं, क्रेन खड़ा होने को जगह नहीं, कुछ नहीं। तो मेट्रो जब हमने बनानी शुरू की थी तो हमारे पास कोई मॉडर्न मेट्रो बनाने की एक्सपर्टाइज नहीं थी। हम कितना ही अपने को कहने लगे कि हमने बहुत कुछ किया है, जी, बट हमारे पास रियली कलकत्ता मेट्रो का एक्सपीरियंस तो था। जी, वो ये तो था कि हमको क्या नहीं होना चाहिए, जी, बट कैसे करेंगे ये नहीं पता था। अच्छा, तो उसके लिए हमने फिर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, हाँ, और वो एक कंसल्टेंट हमने अपॉइंट किए जिन्होंने दुनिया भर में मेट्रो बनाए इस तरह की, हाँ। जो जापान से थे, सिंगापुर से थे, दुनिया भर से थे। पर ये चैलेंज सर चावड़ी बाजार का तो उनके लिए भी यूनिक रहा होगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ जी, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन ये था, हाँ, और उन्होंने पहला राइटिंग में हमको सजेशन दिया हाँ। कि चावड़ी बाजार स्टेशन को स्किप कर दीजिए। आप नई दिल्ली से सीधे पुरानी दिल्ली जाइए, बीच का स्टेशन होना ही नहीं चाहिए। बट हमने कहा नहीं, हाँ, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है वहाँ और कोई साधन है ही नहीं है। वहाँ पैदल ही जा सकता है आदमी या रिक्शा से जा सकता है, तो वहाँ तो मेट्रो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक बात। आज भी अगर आप जाके देखें चावड़ी बाजार हाईली पैट्रोनाइज स्टेशन है, इतने लोग वहाँ उसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो हमने फिर फोर्स किया उनको कि नहीं जी ये तो बनेगा यहीं। हाँ, तो हमने फिर वहाँ आइडेंटिफाई किया, एक अबंडेंट सिनेमा हॉल था वहाँ, हाँ, वो सिनेमा हॉल हमने एक्वायर किया, एक प्लॉट था। हाँ, और दूसरे साइड में एक तिराहा टाइप का, चौराहा टाइप की एक जगह थी, उसको आइडेंटिफाई किया। हाँ, और हमने इसकी ऐसे टेक्निक ऐसे डिसाइड किया कि हम दोनों साइड से ऐसे नीचे जाएंगे और फिर पूरा स्टेशन नीचे नीचे से ही बनाएंगे टनलिंग करके। अच्छा, जो नॉर्मल हमारे स्टेशन अंडरग्राउंड स्टेशन बनते हैं, हाँ, हम ऊपर से काट के जाते हैं, ठीक है, नीचे पूरा हाँ, खोदने के बाद में एक बॉक्स टाइप का बना देते हैं, हाँ, और फिर उसको कवर कर देते हैं। हाँ, चावड़ी बाजार थोड़ा इससे अलग है, अलग है, ठीक है। वो दोनों साइड से हम गए हाँ, और उसकी पूरी चौड़ी टनल बनाई। तो जो प्लेटफार्म है वो भी टनल में है, हाँ, वहाँ पे टनल थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है, करेक्ट, जिसमें ट्रैक भी है और प्लेटफार्म भी है। तो ये इस तरह की बहुत चैलेंजेस थे फेस 1 में शुरू में। सर जब आप मेट्रो की जर्नी शुरू कर रहे थे, सबसे पहले काम कहाँ से शुरू किया, क्या शुरू किया, कौन से आपके कार्यकाल में जब आप एमडी रहे तो कितनी लाइंस बनाई, और आपने क्या क्या चैलेंजेस जब अपने कार्यकाल में थे तब क्या क्या देखे? देखिए दिल्ली मेट्रो आज अगर आप देखें तो करीब 400 किलोमीटर, दिल्ली एनसीआर में करीब 400 किलोमीटर है। हाँ, और फेस 1 में हमने करीब 69 किलोमीटर बनाई थी, ठीक है, और फेस 2 में करीब 125, हाँ, मतलब करीब करीब उसकी डबल, तो ये दोनों मिला के होगी 190 करीब हो गई जी, ये रही जब श्रीधर साहब एमडी थे। मैं पहले सीपीएम रहा, फिर डायरेक्टर है आप जी, फेस 2 में मैं डायरेक्टर, फेस 1 में सीपीएम था, फेस 2 में डायरेक्टर रहा, और फेस 3 में आके मैं एमडी हो गया। फिर श्रीधर साहब से मैंने चार्ज लिया, और फेस 3 में फिर हमने 180 बनाया। तो अच्छा, देखिए हाँ, फेस 1 का डबल फेस 2, 69 125, और दोनों का बराबर फिर इतना ही, और बाप रे, फेस 3 में हमने बनाया। हाँ, अब सवाल ये है कि हमने 20 साल के अंदर में 400 किलोमीटर का नेटवर्क करीब करीब दिल्ली में बनाया, और 25 साल का 16 किलोमीटर कोलकाता का था। हाँ। अब ये जो नेटवर्क है ये दुनिया के जो 4-5 बड़े नेटवर्क हैं उनके करीब करीब बराबर है। जैसे आप मॉस्को, लंदन, न्यूयॉर्क, ये करीब इसी रेंज में 400-800 की रेंज में है। उनको बनाने में 100, 125, 150 साल लगे।
जो वहाँ जो इस लेवल पे मेट्रो आई है, तो ऐसा क्या, लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या किया सर, मैं भी ऐसा पूछूंगा, क्या क्या किया आप लोगों ने, कितना हम एक ही जवाब उसके देते थे कि भाई हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हम इतने लेट हो चुके थे, हमने लेट शुरुआत की जी। जो मेट्रो की शुरुआत हमारी बहुत पहले होनी चाहिए थी जी। हमने वो की नहीं जी। उसके कारण है हम आज़ादी के 50 साल तक एक गलत फहमी में रहे। वो गलत फहमी आप लोगों को नहीं पता होगा, अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछिए जी। हम लोग जब स्कूल में थे तो हम पढ़ा करते थे इंडिया लिव्स इन विलेजेस, भारत कृषि प्रधान देश है जी। और कोई भी पॉलिसी, कोई भी थिंकिंग सिटी के लिए नहीं थी, अर्बन डेवलपमेंट का नहीं था जी। और वो एक ये थिंकिंग थी कि अर्बनाइजेशन अच्छा नहीं है जी। गांव से लोग आते हैं अर्बन की तरफ पलायन करते हैं जी। शहर में ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं है, लोग स्लम में रहते हैं, फैसिलिटी नहीं इतनी मिलेंगी उनको, तो सारी पॉलिसी इस तरह से बनाई जाती कि पलायन को कैसे रोका जाए। मुझे याद है हम लोगों के टाइम पे इस पे ऐसे लिखने को आता था, पलायन के क्या कारण हैं और पलायन को कैसे रोका जाए, कि व्यक्ति शहर ना जाए, कैसे वहाँ रुके, इस एजेंडा से काम हो रहा था, इस एजेंडा से काम होता था जी। तो शहर की थिंकिंग, शहर का सोचना तो फिर था ही नहीं था जी। और सारे डेवलपमेंट हमारे उसी पीरियड में हुए, 60s 70s में जितने डेवलपमेंट्स हुए। यही कारण है कि आप देखिए जितने भी पुराने सारे डेवलपमेंट है, इवन एरिया जीके, डिफेंस कॉलोनी, सबके अंदर रोड इतनी पतली पतली जरा जरा सी हैं जी। क्योंकि एक और मैं एग्जांपल दूंगा। मैंने 1992 में सोचा कि मैं एक मोटराइज व्हीकल खरीदूं। अब मोटराइज व्हीकल उस टाइम पे एक गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए मींस ए स्कूटर, नॉट कार। अच्छा। तो मैंने डिसाइड किया कि एक स्कूटर खरीदूंगा। और 1992 तक आपके पास स्कूटर भी नहीं था? नहीं, आप यही तो मैं कह रहा हूँ, करंट जनरेशन इस बात पर विश्वास नहीं करेगी जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ। अच्छा। मैंने 1992 में एक स्कूटर बुक किया। उन दिनों स्कूटर बुक हुआ करते थे, ऐसे नहीं कि आप जाके खरीद लीजिए जी। तो मैंने स्कूटर बुक किया 1982 में। आप गैस कर सकते हैं कि उसकी डिलीवरी कब मिली? सर मैं बहुत लंबा समय करके 1993 बोल देता हूँ ना, 10 साल नहीं, एक साल नहीं 82 में बुक। अच्छा, 82 में बुक किया? हाँ सर ना 83 में मिली होगी? 87 में मिली। सर 5 साल स्कूटर ही नहीं आया। हाँ, तो ये सीन था हमारा। मैं इसलिए ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे देश में मोटराइज व्हीकल की अवेलेबिलिटी ही नहीं थी 90s तक। पहली चीज़ जो हुई जब मारुति आई, इससे थोड़ी प्रोडक्शन बढ़े, अवेलेबिलिटी बढ़ी। और आज क्या सिचुएशन है? आज आप अगर इंटरनेट पे खोजना शुरू करो कि कौन सी कार अच्छी, कंपेयर करना शुरू करो, तो शाम तक आपके पास ऑफर आ जाएंगे। हाँ, सही बात है। और आप कहोगे जी मेरे पास पैसा नहीं खरीदने को, तो फाइनेंसर आ जाएगा। जी। कि जी आप हो ना हो, हम आपको फाइनेंस करेंगे, आ जाएंगे, फाइनेंस करेंगे जी। तो वो सिचुएशन थी जब देश में कारों की मतलब मोटराइज व्हीकल का प्रोडक्शन ही नहीं था। और उसी टाइम पे हमारे सिटी डेवलप हो रहे थे। तो एक तो ये हुआ कि हमने अर्बनाइजेशन पे कोई ध्यान पॉलिसी वाइज नहीं दिया, बल्कि इस भुलावे में रहे कि अर्बनाइजेशन ठीक नहीं होना नहीं चाहिए। जबकि यूनिवर्सल फिनोमिना ये है कि डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन ये साथ साथ चलते हैं। ठीक बात। जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ 90-95% अर्बनाइजेशन है जी। तो ये सिनेरियो में जब ना तो हमारे पास कार थी, ना ऑटो थे, ना, तो किसी ने सोचा ही नहीं कि हमको पार्किंग के लिए जगह चाहिए, किसी ने सोचा ही नहीं कि हमको वाइडर रोड चाहिए। तो ये सिचुएशन, और सडनली 90s में आके जब हमारी इकोनॉमी खुल गई, बहुत सारी कार कंपनियां हमारे यहाँ आ गई और फाइनेंसिस की कोई प्रॉब्लम नहीं रही, हमारा जो मिडिल क्लास है वो थोड़ा सा ऊपर निकल के आने लगा, खर्च करने लगा, तो सड़कों पे कार ही कार है। तो ये सिचुएशन जो हमारे सिटीज़ की है, नॉट ओनली बड़े शहरों की बट जो सेकंड लेवल के सिटी, सबकी यही हालत है जी। जो कंजेशन है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है जी। तो ये सारी सीरियस प्रॉब्लम अब
सबसे पहला जो रियलाइजेशन ये हुआ कि भाई शहरों के लिए भी कुछ करना है, वो दिल्ली मेट्रो है कायदे से। सबसे पहले सर कोलकाता में इतना पहले कैसे हो गया फिर? कोलकाता मेट्रो कुछ वो पॉलिटिकल कुछ रीजन रहा वहाँ, और वो भी हाफ हार्टेड रहा, क्योंकि शुरू कर दिया और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मैं उसको कोई सीरियस रियलाइजेशन नहीं कहूँगा, कोई विजन के साथ नहीं हुआ, नहीं सीरियस रियलाइजेशन नहीं कहूँगा। कोई एक स्ट्रेटजी के तरीके से तौर पे वो प्रोजेक्ट की गई, और जो उसका इतने दिन नहीं होने का एक रीज़न था वो यही था कि वो स्टेट गवर्नमेंट उसको सदा सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट मानती रही। अच्छा। और इस तरह की प्रोजेक्ट तब तक नहीं हो सकती जब तक स्टेट गवर्नमेंट का पूरा जॉइंट वेंचर होना चाहिए। जी, क्या कमाल का एपिसोड है कि नहीं? आप बताइए, दिल्ली मेट्रो की कंस्ट्रक्शन के बारे में कितना कुछ जानने को मिला आज। लेकिन क्या ये पूरा पॉडकास्ट है? बिल्कुल भी नहीं। पॉडकास्ट में और भी बहुत कुछ है, इससे बहुत ज़्यादा और भी कुछ है। कहाँ देखेंगे आप? पार्ट 2 में। पार्ट 2 के लिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं श्री मंगू सिंह जी से। ठीक है, आइए, आ जाइए।